हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे आरईसी के पहले चैप्टर की। तो पहले चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें हैं और इस यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चैप्टर का नाम है रेफ्रिजरेशन के सिद्धांत। तो इसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू द रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, मीनिंग ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, कंप्रेसर वर्क एंड कंडेंसर वर्क, COP एंड डिफरेंस बिटवीन COP एंड डिफिशियंसी, मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग, इसकी डेफिनेशन क्या है रेफ्रिजरेशन की। तो इसमें दे रखा है रेफ्रिजरेशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। रेफ्रिजरेशन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है, ये यहाँ पे। यह निकाय से ऊष्मा निस्तारण की प्रक्रिया है जिससे निकाय का तापमान एक निश्चित अवस्था के लिए परिवेश से कम बना रहता है। जैसे मान लीजिए हमारे एटमॉस्फेयर का तापमान 25 डिग्री है और निकाय मतलब कि जहां से हमें ऊष्मा को हटाना है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, तो जो एटमॉस्फेयर का तापमान है 27 डिग्री, हमेशा जो निकाय का तापमान है वो उससे कम रहेगा, ये उसको कम बनाए रखेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि इस दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यह विज्ञान के अंतर्गत हम निकाय का तापमान परिवेश के तापमान से कब बनाए रखते हैं, रेफ्रिजरेशन कहलाता है। या फिर सिंपल से शब्दों में कहूँ कि हम जो हमारा रूम है और रूम के बाहर जो हमारा एटमॉस्फेयर है, तो रूम का टेम्परेचर अगर 27 डिग्री है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर अगर हमारा 30 डिग्री है, तो रूम के टेम्परेचर को और हम कम कर सकें, उसमें से हम जितना काम करेंगे, जितनी ऊष्मा को हम निकालेंगे, ठीक है, हीट को जितना एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस निकाय का तापमान जिससे हमारा निम्न बना रहे, जिसे हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन। और जिसके द्वारा हम निकाय का तापमान बनाए रखते हैं उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेटर। और उस निकाय को चलाने के लिए जो उसमें गैस यूज होती है उसे हम बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहले मान लो मैं एक चित्र बना देता हूँ यहाँ पे, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारा कोई सोर्स है, ठीक है, ये मान लिया हमने सोर्स है, ठीक। ये यहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेटर लगा हुआ है, ठीक, और यहाँ पे हम एक सिंक लगा देते हैं। ठीक, तो ये हमारे कोई सोर्स है जिसका हमें टेम्परेचर कम करना है। जैसे मान लो इसमें से हम टेम्परेचर, यहाँ से हमारी Q1 एनर्जी हम यहाँ से निकाल रहे हैं, Q1, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के बाद यहाँ पे हमारी Q2 एनर्जी यहाँ पे जा रही है, Q2, ठीक है। और जो रेफ्रिजरेटर को हम काम वर्क डन दे रहे हैं वो कितना हम दे रहे हैं, W, ठीक है। तो मतलब कि इसमें से जो हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आएगा वो हमारा ये रहेगा Q1, क्योंकि ये हमें इसमें से हम कितनी ऊर्जा एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, Q1, ठीक है। तो ये इस निकाय से हम जितनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसी क्रिया को हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं तथा इसे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं, ये जो हमें प्राप्त होता है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन प्रभाव को निम्न 3 विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला तो ठोस के गलने से, दूसरा ठोस के सब्लिमेशन से, तीसरा द्रवों के बाष्पन से, जिसमें से हम तीसरी वाली जो विधि है इसका हम सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक। रेफ्रिजरेशन के अनुप्रयोग मतलब कि एप्लीकेशन क्या क्या है इसके, ये बर्फ बनाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये खाद्य सामग्री के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये औद्योगिक वायु कंडीशनर में प्रयोग किया जाता है, एयर कंडीशनर में, रासायनिक उद्योगों में, मेडिकल एवं सर्जिकल किट में, ठीक। तो तेल रिफाइनरी, कृत्रिम रबर उद्योगों में, धातु निर्माण एवं उपचार के लिए, भवन निर्माण में इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एलिमेंट ऑफ रेफ्रिजरेशन। एलिमेंट का मतलब है हम जो रेफ्रिजरेशन हमारी प्रक्रिया होती है उसमें किन किन चीज़ों का प्रयोग करते हैं। तो जितने भी सिस्टम यूज किए जाते हैं वो सब एलिमेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रेफ्रिजरेंट उपयोग किया, ठीक है, सिंक उपयोग किया, सोर्स, या फिर मैंने उसमें सिंक, रेफ्रिजरेंट, या फिर मैंने ताप या दाब को कम करने के लिए मान लो कोई भी चीज मैंने लगा दी, वहां पे कंडेंसर लगा दिया, एवोपरेटर लगा दिया, ठीक है। तो वो सारे उसके एलिमेंट हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं
एयर कंडीशनिंग सिस्टम की। तो एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या होता है कि जो हमारी एयर हवा है, ठीक है, हवा का तापमान, ह्यूमिडिटी, मॉलिक्यूलर मोशन, एटमॉस्फेयर, इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करे एक ऐसा निकाय, मतलब कि एसी को हम बोल सकते हैं एक ऐसा निकाय जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉलिक्यूलर मोशन और वातावरणीय शुद्धता को कंट्रोल करे, उसे हम एयर कंडीशनिंग सिस्टम कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे जो इन चारों चीजों को कंट्रोल करे उसे हम क्या बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब एयर कंडीशनिंग के अवयव क्या हो गए, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें होते हैं। तो इसमें हमारा जैसे मान लीजिए ये है पंखा है, फिल्टर लगा रहता है, रेफ्रिजरेशन प्लांट, हीटर, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन और कंट्रोल सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो एयर कंडीशनिंग की डेफिनेशन सिंपली आप दे सकते हैं कि यह एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जिसके द्वारा हम किसी भी एटमॉस्फेयर में कहीं भी किसी भी निकाय का हम तापमान, आर्द्रता, आणविक गति, वातावरणीय शुद्धता को हम क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, या रेफ्रिजरेशन की इकाई क्या होती है। तो रेफ्रिजरेशन की इकाई होती है कि यह उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेशन प्रवाह की मात्रा है। मतलब कि जैसे मैंने बताया था कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट में मैंने अभी बताया था कि ये जो चित्र है हमारा, इसमें अगर ये हमारा सोर्स है, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया रेफ्रिजरेटर आर, ठीक, और यहाँ पे हमारा सिंक है, ठीक, यहाँ पे सिंक है, तो यहाँ से हमारा जितना इफेक्ट जनरेट होगा Q1, यही हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। मतलब कि यह उत्पन्न वांछित रेफ्रिजरेटर प्रभाव की मात्रा है। ये मात्रा जो है जिसके द्वारा 1 टन, मतलब कि 1000 किलोग्राम अगर बर्फ में हम देखें तो 24 घंटे के अंदर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर समान अवस्था में पिघलता है। ठीक है, इसको हम निम्न प्रकार से भी हम लिख सकते हैं कि एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब बर्फ की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ आइस भी हम इसे बोल सकते हैं, जो हमारी होती है 335 किलो जूल प्रति केजी। ठीक है, तो ये होती है, इसको हम 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में जब हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1000 गुणित 335 किलो जूल इन 24 आवर। ठीक, अब ये हमारा यहाँ से 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, इसको कन्वर्ट करके किलो जूल पर मिनट में निकालें तो ये पर आवर में था। ठीक, इसको हम पर मिनट में निकालें, ये 24 आवर के लिए था, तो हमारा ये इतना आ गया 232.6 किलो जूल प्रति मिनट। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, किलो जूल को हम किलोवाट में निकालेंगे, किलो जूल प्रति सेकंड में, जिसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेफ्रिजरेशन प्रवाह होता क्या है। रेफ्रिजरेशन प्रवाह, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यही होता है जो हमारा सोर्स से जितना भी टेम्परेचर हमारा निकाला जाता है, मतलब कि जितना भी टेम्परेचर कम, जितनी भी हीट वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलते हैं। यह कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा होती है जिसके द्वारा निकाय में शीतलन प्रवाह उत्पन्न होता है। जैसे मान लो ये हमारा निकाय है जिसको हमें ठंडा करना है, तो इसमें से जितनी ये ऊष्मा निकल रही है यही हमारी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होगा। मतलब कि निकाय में से कुल उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा को ही हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को ये सीओपी अभी इसमें नहीं मैंने बताया है, लेकिन सिंपल हमारा जो सीओपी होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वो होता है हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे वर्क डन। ठीक है, बटे W। ठीक, तो हम यहाँ से जब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे इस वाले फार्मूला से, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू COP इंटू वर्क डन। तो जहाँ पे हमारा COP क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। रेफ्रिजरेटर, यह कुल उत्पादित रेफ्रिजरेटर प्रवाह एवं रेफ्रिजरेटर कार्य के मात्रांकों का अनुपात होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमारी क्या होती है कि उत्पन्न रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तथा वर्क डन का रेशियो होता है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, बिल्कुल रटने की कोई जरूरत नहीं है।
अब हम बात करेंगे कि हमारी जो सीओपी है वो हमारी किस तरीके से कैलकुलेट की जा रही है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बटे वर्क डन। ठीक है, तो एक रिलेटिव सीओपी होती है जिसका फार्मूला होता है रिलेटिव सीओपी इज इक्वल टू एक्चुअल सीओपी बटे थ्योरेटिकल सीओपी। ये फार्मूला आपको याद करना है और इतना याद रखना है कि जो सीओपी का मान होता है वो हमेशा एक से अधिक होता है।